स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में हम लोग क्या करते थे, वहां पे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते थे। ओके, तो यहाँ पे ये साइमल्टेनियस इक्वेशन अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम लोग प्रोविजन करते हैं, दैट इज वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग मोमेंट्स इन सीरीज ऑफ साइकिल्स। तो साइकिल्स रन होते जाएंगे अप टू द एंड तक, जब तक अपने को प्रिसाइज वैल्यू नहीं मिल जाती, डिपेंडिंग ऑन अस कि कितने साइकिल्स अपने को रन करने हैं। ओके, तो दिस मोमेंट दैट इज एमडीएम मोमेंट मेथड इज बेस्ड ऑन सम प्रोपोजिशंस। दैट प्रोपोजिशंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इन डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे, बिकॉज हर एक प्रोपोजिशन का डेरिवेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो वी कैन से प्रोपोजिशन 1, फर्स्ट देखो केस 1, दैट इज सिंगल prismatic member hinged at both ends. Single prismatic member hinged at both ends. Okay, what do you mean by prismatic member? Prismatic member matlab it is a member whose EI is constant throughout the length. If you consider any member that is AB member, let us consider AB. So the EI of this AB will be constant. तो यहाँ पे क्या बोला है, that is single prismatic member hinged at both end, यानी कि both उसके end hinge। ठीक है, तो hinge आता है तो यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा, तो लेट अस कंसिडर यहाँ पे A और B। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट स्टिफनेस स्टडी करने वाले। व्हाट डू मीन बाय स्टिफनेस? दैट स्टिफनेस इज नथिंग बट that is the force required to produce unit displacement. You can say the force required to produce unit displacement. ये बाद में भी हम लोग स्टिफनेस मेथड में देखने वाले, स्टिफनेस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन याद रखो कि दैट इज नथिंग बट फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या होता है, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द मोमेंट्स। सो whenever we are distributing moment, we have to apply moment at any point. So if we apply moment at point A, ओके, और वी कैन से अगर यूनिट डिस्प्लेसमेंट में अप्लाई करता हो तो एट दैट टाइम यहाँ पे कितना मोमेंट जनरेट होता है वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। लेट अस कंसिडर, अगर मैं इसको यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करता हूँ तो देखो बोथ एंड हिंज है। अगर मैं यहाँ से यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करूंगा तो ये इसका कुछ डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे आएगा, व्हेन जब मैं यहाँ पे एक थीटा ए इज इक्वल्स टू 1 अप्लाई करता हूँ। अगर ये थीटा ए इज इक्वल्स टू 1 अप्लाई ऐसे थोड़ी होगा, वहां पे कुछ मोमेंट लगेगा। That moment required to produce this unit displacement, obviously it will be in clockwise direction. तो ये जो मोमेंट का वैल्यू है वो हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। अगर ये m जो रहेगा, नॉर्मली डायरेक्टली फॉर्मुलेशन ही मैं देता हूँ, यहाँ पे डेरिवेशन थीटा a डिवाइडेड बाय l रहेगा। But if you want to find out the stiffness, then stiffness is nothing but the force required to produce unit displacement. जब मैं स्टिफनेस की बात करूंगा तो स्टिफनेस को मैं k से इंडिकेट करता हूं, दैट इज फोर्स रिक्वायर्ड। दैट k इज इक्वल टू, इसमें अगर थीटा a इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, थीटा मतलब क्या, इट इज डिस्प्लेसमेंट। तो यही तुम लोगों का फोर्स रहेगा, दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं 1 पुट कर देता हूं तो दैट विल बी 3 EI डिवाइडेड बाय l आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग थीटा a की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। इट इज नथिंग बट स्टिफनेस ऑफ दैट मेंबर फ्रॉम पॉइंट A। अभी इसका क्या रहेगा, प्रोपोजिशन क्या कहता है वो हम लोग मेन लिखेंगे। द मोमेंट के रिक्वायर्ड एट द नियर एंड, पहले हम लोग लिख लेते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे। द मोमेंट के रिक्वायर्ड एट द नियर एंड
of a prismatic member to rotate it through unit angle without translation is given by 3 EI divided by L. इसमें कंडीशन क्या है? इफ द फार एंड इज हिंज, इफ द फार एंड इज हिंज्ड। प्रपोजिशन क्या है? देखो यहाँ पे स्टिफनेस ऑफ द ए बी। जब मैं ए बी की बात करता हूँ, देखो जब मैं उसको यहाँ पे ए बी लिखता हूँ, जब मैं ए बी बोलूंगा तो ए बी के लिए ए जो रहेगा तुम लोगों का, इट इज नियर एंड रहेगा, एंड बी तुम लोगों का फार एंड रहेगा। ठीक है, तो इफ दैट इज द मोमेंट रिक्वायर्ड at the near end of a prismatic member to rotate it through unit angle without translation, मतलब horizontal displacement या फिर vertical displacement नहीं होगा, सिर्फ rotation हम लोग बोल रहे हैं, is given by 3 EI by L if the far end is hinged। तो AB के लिए far end कौन सा हो गया? B। अगर B तुम लोग का hinge है तो stiffness का value 3 EI by L रहेगा। किसका stiffness? that is member AB का। जब मैं ए बी बोलता हूं तो इट इज डिफरेंट, एंड जब मैं बी ए बोलता हूं तो इट इज डिफरेंट। जब मैं ए बी की बात कर रहा हूं, दैट स्टिफनेस विल बी 3 EI by L इफ पॉइंट बी इज हिंज। दैट इज फार एंड अगर हिंज है तो इट इज 3 EI by L। द सेम वे यहाँ पे प्रपोजिशन सेकेंड आता है, विच इज फॉर द फार एंड फिक्स्ड। सो वी कैन राइट दैट इज सेकेंड प्रपोजिशन प्रपोजिशन 2। ठीक है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे वही लिख के दे रहा हूँ बिकॉज वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम इन दैट केस। सो दैट इज सिंगल प्रिज्मेटिक मेंबर हिंज्ड एट वन एंड एंड फिक्स्ड एट अदर। यू कैन से सिंगल prismatic beam hinged at one end and fixed at other। इस केस में क्या होगा? वन एंड इज हिंज एंड वन एंड इज फिक्स्ड। ठीक है, एक्चुअली अपने को फार एंड का ही मेन इंपॉर्टेंस है कि फार एंड अगर हिंज रहेगा या फिर फिक्स रहेगा तो एट दैट टाइम तुम लोग का स्टिफनेस का वैल्यू क्या आता है। तो अगर यहाँ पे अपने को लेना है तुम लोग के वैल्यूज, इसको अगर मैं रिटर्न 1 यूनिट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करता हूँ, दैट इज रोटेशन, ये कुछ ऐसे डिस्प्लेस होगा। दैट इज दैट मोमेंट रिक्वायर्ड इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, sorry, the moment required at near end is nothing but stiffness for that member. This member is AB. So for the AB, we can say that K is equals to, देखो यहाँ पे डेरिवेशंस में नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली मैं वैल्यूज बता रहा हूँ। K is equals to 4 EI divided by L। यानी कि प्रपोजिशन यहाँ पे क्या कहता है? दी मोमेंट के रिक्वायर्ड एट द नियर एंड, नियर एंड कौन सा रहेगा? ये तुम लोग का नियर एंड, ओके, सिर्फ, और ये फार एंड हो गया। द मोमेंट के रिक्वायर्ड एट द नियर एंड ऑफ ए प्रिज्मेटिक मेंबर टू रोटेट इट थ्रू यूनिट एंगल without translation is given by 4 EI by L when if the far end is fixed।
ये अगर फिक्स्ड है फार एंड तो तुम लोग का जो स्टिफनेस रहेगा इट इज 4EI/L रहेगा. सो वी कैन राइट दी मोमेंट K required at the near end of a prismatic member to rotate it it through unit angle without to rotate it through unit angle without translation is given by 4EI divided by L if far end is fixed. Okay, this is your proposition 2. ये proposition भी याद रखना important है. ठीक है, फर्स्ट में क्या था 3EI/L तुम लोग का स्टिफनेस रहेगा इफ द फार एंड इज हिंज, 4EI/L रहेगा इफ द फार एंड इज फिक्स्ड. प्रपोजिशन 3 जो है तुम्हारा तुम लोगों का दैट इज नथिंग बट कैरी ओवर थ्योरम. प्रपोजिशन थर्ड दैट इज कैरी ओवर थ्योरम. ये डेफिनेशंस कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं इसलिए मैं तुम लोगों को लिख के दे रहा हूँ सेपरेटली. कैरी ओवर थ्योरम इज if a moment m is applied at the near end, लिख लेते पहले, if moment m is applied at near end of a prismatic member then it will be carried over to the far end in the same direction but in the same direction but half in magnitude but half in magnitude. If the far end is fixed. If the far end is fixed. देखो इसमें क्या होता है, ये थ्योरम क्या बोलता है, इफ द मोमेंट m इज अप्लाइड एट द नियर एंड. अभी देखो एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ द मोमेंट हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे. तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते समय अगर मैं किसी एंड के ऊपर या फिर किसी जॉइंट के ऊपर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो उसका इफेक्ट फार एंड के ऊपर क्या होगा वो यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है. देखो ये हिंज रहेगा या फिर फिक्स रहेगा, इट डजंट मैटर, हम लोग का फार एंड इज इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे अगर ये फार एंड है विच इज फिक्स्ड, ये थ्योरम क्या बोलता है, इफ यू अप्लाई द मोमेंट एट द नियर एंड, अगर मैं ए के ऊपर अप्लाई करता हूँ, लेट अस कंसीडर दिस इज नियर एंड, अगर मैं ए भी बोलता हूँ तो ये ए तुम लोग का नियर एंड होगा वेयर एज बी तुम लोग का फार एंड होगा.
तो कैरियर थ्योरम क्या बोलता है, इफ वी अप्लाई दी मोमेंट एट द नियर एंड, तो लेट अस कंसीडर मोमेंट अगर मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज अप्लाई कर रहा हूँ कैपिटल एम, if you apply the moment at the near end then it will be carried over to the far end in the same direction। यानी अगर मैं यहाँ पे कुछ मोमेंट अप्लाई करता हूँ ए पॉइंट के ऊपर, तो बी पॉइंट के ऊपर भी उसका इफेक्ट चला जाएगा। वो इफेक्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इफेक्ट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि उसका डायरेक्शन तो सेम रहेगा। दैट इज अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज मूवमेंट ही जनरेट होगी। और सेकेंड वन क्या, कि अगर मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज m/2। तो कहाँ पे भी अगर मैं मोमेंट अप्लाई करता हूँ या फिर एक्स्ट्रा मोमेंट अप्लाई करता हूँ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका फार एंड अगर फिक्स्ड है तो इसके लिए तुम लोगों का जो वैल्यू जो आएगा दैट विल बी हाफ ऑफ दैट मोमेंट। अगर ही को एक कंसेप्ट आता जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं COF, दैट कैरियर फैक्टर इज नथिंग बट रेशियो ऑफ दैट far end moment to the near end moment, or we can say it is a ratio of carryover moment to the applied moment for a prismatic beam। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं it is yes सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट वो पिछला वाला पार्ट पूरा मतलब वॉइस ब्रेक हो गया था तो आवाज ही नहीं आया, एक बार रिपीट कर देना। okay wait which थैंक यू। one is proposition 3? hello यस सर। proposition 3 में देखो it is only a theorem that is carryover theorem। उसमें हम लोग बोल सकते हैं if a member, अगर ए बी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, फॉर दैट ए इज ए नियर एंड एंड बी इज ए फार एंड। So for the distribution purpose or for the adjusting the moment in moment distribution method, for the adjustment of the moment हम लोग कई बार moment distribute करते हैं या फिर खुद से moment apply करता है। तो in such a situation if we apply the moment at the near end, देखो यहाँ पे A पे मैंने m moment apply किया हुआ है, तो उसका इफेक्ट जो रहेगा वो फार एंड के ऊपर भी जाएगा। कब, अगर फार एंड तुम लोगों का फिक्स्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल M अप्लाई करता हूँ इस पॉइंट के ऊपर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फार एंड के ऊपर उसका हाफ अमाउंट ऑफ मोमेंट चला जाएगा इन द सेम डायरेक्शन। बट व्हेन अगर फार एंड तुम लोगों का फिक्स्ड है, तो अगर फार एंड तुम लोगों का हिंज है तो वो 0 रहेगा, अगर फिक्स्ड है तो हाफ मोमेंट वहां पे चला जाएगा। ओके नेक्स्ट वन देखो, कैरी ओवर फैक्टर। कैरी ओवर फैक्टर मतलब उसी से ही हम लोग ने बनाया हुआ है, दैट इज कैरी ओवर थ्योरम से ही वो जनरेट हुआ है। इट इज अ रेशियो ऑफ कैरी ओवर मोमेंट, इट इज a ratio of कैरी ओवर मोमेंट। कैरी ओवर मोमेंट मतलब वॉट एवर मोमेंट हम लोगों ने जो ट्रांसफर किया है वो, ओके फार एंड की मोमेंट हम लोग बोल सकते हैं। ब्रैकेट में चाहिए तो वहां पे लिख लो, दैट इज फार एंड मोमेंट। इट इज a ratio of carry over moment to the, we can say near moment or the applied moment, because वो near end का moment हम लोग खुद से applied कर रहे हैं, इसलिए it is to the applied moment, or we can say in bracket it is near end moment। अगर डायग्राम में तुम लोग ऑब्जर्व करोगे प्रीवियस वाले, तो वहां पे तुम लोग को कैरी ओवर फैक्टर मिल जाएगा, दैट इज हाफ। इसलिए फर्स्ट बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे दो आएंगे, इफ द फार एंड इज हिंज और फिक्स, दो ही कंडीशन है। तो COF that is carrier factor will be equals to 0.5 or we can say half if far end is fixed। ठीक है, जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा उसके हिसाब से। और सेकेंड, इफ द कैरियर फैक्टर इज 0 इफ फार एंड इज हिंज। और देखो यहाँ पे कुछ रोलर का कुछ मैं बोल नहीं रहा हूँ, रोलर और हिंज इसमें कुछ इतना डिफरेंस नहीं है।
ठीक है, इसमें दो ही पार्ट रहेंगे, दैट इज फिक्स्ड और हिंज। ठीक है, रोलर आएगा तो मैं तुम लोग को बता दूंगा उसको हिंज में कंसिडर करना है या फिर फिक्स में, बिकॉज वो डिपेंड रहता है कहाँ पे तुम लोग अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से। देन थर्ड वन आता है, दैट इज नथिंग बट प्रीपोजिशन 3, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, और वी कैन से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए देखो, लेट अस कंसिडर, इसके लिए अपने को एक मेंबर्स कंसिडर करने पड़ेंगे। लेट इज you can say proposition 3, प्रपोजिशन 4 है ना? थर्ड हो गया है क्या अपना? ओके, प्रपोजिशन फोर्थ होगा डायरेक्टली ये, सॉरी। ये प्रपोजिशन फोर्थ में देखो, अभी यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि वॉट एवर हम लोग जो मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ऑन व्हाट क्वांटिटी इट इज डिपेंड। तो यहाँ पे मैं हम लोग डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे लेट अस कंसिडर देयर में भी चांसेस कि मोर देन 2 मेंबर्स भी कनेक्ट हो जाए एक ही पॉइंट के ऊपर। लेट अस कंसिडर हम लोग सिर्फ एग्जांपल के लिए 3 ही कंसिडर कर लेते हैं। फार एंड इट मे बी हिंज और इट मे बी फिक्स्ड, इसलिए हम लोग एक हिंज कंसिडर करते हैं और एक फिक्स कंसिडर करते हैं। Let us consider these are the fixed one. If we apply the moment in some direction, let us consider यहाँ पे अगर मैं clockwise moment apply करता हूँ तो whatever तुम लोग का डिफ्लेक्टेड शेप भी चेंज होगा। whatever देखो यहाँ पे अभी ये रिजिड जॉइंट है तो एंगल कभी चेंज नहीं होता है। अगर मैं इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाता हूँ तो इट इज जस्ट लाइक ऐसे कुछ आएगा। ये डायरेक्टली हिंज है तो डायरेक्टली यहाँ पे भी एंगल आने वाला है। वॉटेवर अगर मैं m अप्लाई करूंगा तो वो m का वैल्यू जो रहेगा वो डिपेंड रहेगा वो मेंबर के प्रॉपर्टीज के ऊपर। यानी कि कोई भी अगर मोमेंट अभी खुद से अगर मेरे को 100 किलोमीटर लगाना है तो वो 100 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यानी कि अगर मैं a b और ये c पॉइंट कंसिडर करता हूँ और ये o पॉइंट रहेगा तो ओ ए ओ सी और ओ बी इसमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो डिसाइड करेगा प्रपोजिशन 3। तो वो जो डिपेंड रहता है इट विल डिपेंड ऑन ई आई वैल्यू एंड लेंथ वैल्यू। दैट इज अगर मैं इसको कंसिडर करूंगा दिस इज E1 I1 L1 E2 I2 L2 E3 I3 L3। ये तीनों वैल्यूज के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो कितना मोमेंट कंसिडर करेगा, यानी कि m में से कितना पार्ट OA को चला जाएगा, कितना पार्ट OB को जाएगा और कितना पार्ट OC को चला जाएगा। दैट डिपेंड ऑन दैट डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली तुम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का लास्ट ये बताता हूँ। दैट इज इफ ए मोमेंट m is applied at a rigid joint where the several members are meeting, then these applied moment will be distributed among the connecting members in proportion to their stiffnesses। चाहिए तो ये लिख लेते हैं हम लोग नीचे। थ्योरम लिखते पहले, दैट इज इफ ए मोमेंट m is applied at a rigid joint is applied at a rigid joint where several members are meeting, then this applied moment will be this applied moment will be distributed among the connecting members
among the connecting members in proportion to their in proportion to their stiffnesses. ओके तो वॉट एवर स्टिफनेस रहेगा उसके हिसाब से क्वांटिटी ऑफ द स्टिफनेस के हिसाब से वो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा कनेक्टिंग मेंबर में। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे एक हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डिफाइन करते हैं। so that distribution factor will be equals to, यहाँ पे एक नया आएगा that is distribution factor। it is simple, that is it is distribution factor for any member is a ratio of stiffness of that member to the sum of stiffnesses of all the members। और शॉर्टकट में अगर तुम लोगों को लिखना है तो वी कैन से df will be equals to k of that member, जिस मेंबर में अपने को डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ स्टिफनेस फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे अगर डिफाइन करना है तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज सिंपल, इट इज अ रेशियो ऑफ stiffness of that member to the sum of stiffnesses of all the members meeting at the joint, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डिसाइड करेगा कि कितना मोमेंट अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, सिंपल रेशियो ऑफ जिस मेंबर को अपने को मोमेंट लेना है उसका स्टिफनेस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ द स्टिफनेसेस, कितने मेंबर्स हैं उन सब का समेशन आएगा। यहाँ पे 3 मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं तो तीनों का समेशन हम लोग करेंगे किसका, स्टिफनेसेस का, फ्रॉम विच यू विल गेट दिस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो हर एक मेंबर का ऐसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे टू डिस्ट्रीब्यूट दैट मोमेंट। ओके, सिंपल है, सिर्फ हम लोग ये डेफिनेशन देख रहे हैं, प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस, जिससे हम लोग बाकी का स्टार्ट कर सके। तो अभी देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्टेप्स दिखाता हूँ। स्टेप्स इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इट इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। Analysis of structure by MDM. We can get the heading, that is steps for MDM method। ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड स्टेप वाइज ही करेंगे हम लोग। फर्स्ट स्टेप हम लोग का आएगा that is calculation of the fixed end moments। Step number 1, that is fixed end moments। ध्यान में रखना ये तुम लोगों का डिस्प्लेसमेंट मेथड है। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हम लोग निकाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोडिंग। हर एक का लोडिंग तो अपने को पता रहेगा, तो एंड्स हिंज है फिक्स है उससे कुछ मतलब नहीं है। वॉट एवर फिक्स्ड एंड मोमेंट आ रहा है डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मूलाज, हम लोग सिर्फ फिक्स्ड एंड मोमेंट यहाँ पे लिखेंगे। With the same sign convention, we will take clockwise positive, anti-clockwise negative। The second step जो आता है तुम लोगों का, that is nothing but calculation of distribution factor। Calculation of distribution factor। So for the calculation of the distribution factor, यहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाते हैं, इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। लेट अस कंसीडर, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो लेट अस कंसीडर ए बी मेंबर, बीच में यहाँ पे एक रोलर है,
और ये दोनों साइड के ऊपर फिक्स्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे ए, बी और सी लिखता हूँ, ओके, लेट अस कंसीडर दिस इज L1, दिस इज L2, हर एक का वैल्यूज, और ये डिपेंड रहेगा ए बी और बी सी के ऊपर। तो यहाँ पे अगर दो मेंबर्स कनेक्ट हो रहे हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देखो हम लोग कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम जो तुम लोग का आएगा उसमें हम लोग ज्वाइंट बोलेंगे, बिकॉज पर्टिकुलर ज्वाइंट के लिए अपने को निकालना है, तो ज्वाइंट्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सेकंड जो आएगा दैट इज मेंबर्स मीटिंग एट दैट ज्वाइंट। थर्ड जो हम लोग कंसिडर करेंगे दैट इज नथिंग बट हम लोग का स्टिफनेस। और एक मेंबर के लिए स्टिफनेस का वैल्यू अलग रहेगा। देन नेक्स्ट कॉलम में आएगा दैट इज समेशन ऑफ द स्टिफनेस फॉर पर्टिकुलर जॉइंट, एक एक जॉइंट के लिए अलग अलग रहेगा। लास्ट में हम लोग कंसिडर करेंगे दैट इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। लास्ट जो आएगा दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर which will be equals to k divided by summation of k। ओके, अभी अगर ये ऊपर वाला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सिंपल फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे दो मेंबर्स है, ज्वाइंट कौन सा है, देखो ए और सी के ऊपर, ज्वाइंट के ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन कब करेंगे हम लोग, जहाँ पे टू और मोर देन टू मेंबर्स कनेक्ट हो रहे हैं। अगर ए के ऊपर मूवमेंट अप्लाई करना है तो वो एक ही मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। व्हेन वी विल कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जहाँ पे मोर देन वन मेंबर कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे दो मेंबर वन मेंबर है, वहां पे आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग मेंबर देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, बी पे कौन सा रहेगा, बी ए और बी सी। ए बी बोलता हो तो इट इज डिफरेंट, तो बी ए और बी सी ये दो मेंबर्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। स्टिफनेस हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पे एक जॉइंट तुम लोग का हिंज कंसिडर करता हूँ, यानी कि तुम लोगों को आइडिया आ जाएगा रोलर और हिंज। तो बी ए जब मैं कंसिडर करूंगा तो बी ए के लिए ए पॉइंट कौन सा है, इट इज फार एंड, और बी पॉइंट तुम लोगों का कौन सा है, दैट इज नियर एंड। तो ये नियर एंड हो गया, ये फार एंड हो गया। अगर फार एंड तुम लोगों का फिक्स्ड है तो तुम लोगों का स्टिफनेस का वैल्यू आता है दैट इज 4EI डिवाइडेड बाय L। ये प्रॉपर्टी जो रहेगा उसी मेंबर का रहेगा, ध्यान में रखो। इफ द फार एंड इज फिक्स्ड तो स्टिफनेस विल बी 4EI डिवाइडेड बाय L। चाहे तो ये इसको L1 बोलता हूं मैं, तुम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अच्छा होगा। सेकेंड थिंग, जब मैं BC की बात कर रहा हूं, देखो B के ऊपर सेकेंड पॉइंट है दैट इज BC। तो BC के लिए देखो, BC के लिए ये तुम लोग का नियर एंड हो गया, C तुम लोग का फार एंड हो गया। TEI डिवाइडेड बाय L। अंडरस्टूड? कुछ समझ में आ रहा है क्या इसमें? सर बीच बीच में आपकी आवाज पूरी चली जा रही है। सर सीधा म्यूट हो रहा है बीच बीच में। ओके, एक सेकेंड, मे बी नेटवर्क का इश्यू रहेगा। सर BC पे शायद L2 आएगा ना? हाँ, L2 आएगा, वो सिर्फ लेन के लिए मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। देखो दो ही चीजें ध्यान में रखो, इफ द फार एंड इज फिक्स्ड देन स्टिफनेस वैल्यू इज 4EI by L। if the far end is hinge then stiffness value will be 3EI divided by L। whatever EI divided by L, it is nothing but property of that member। जो मेंबर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ उसका ही कंसिडर करना है अपने को। तो सिर्फ एग्जांपल के लिए तुम लोग को बताया कि BA जो रहेगा तो A मेंबर तुम लोग का फार एंड है, तो फार एंड फिक्स्ड है, तो इसलिए यहाँ पे 4EI डिवाइड बाय L1 आ गया। BC के लिए अगर ऑब्जर्व करता हो तो C एंड तुम लोग का हिंज है, तो इसलिए यहाँ पे 3EI डिवाइडेड बाय L2 आ गया। अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल हिंज और यहाँ पे फिक्स मैं बोलता हूँ वो कब बोलने का, बिकॉज देयर इज नो चांसेस कि हर बार सेम टू सेम तुम लोग को ऐसे ही दिखाई दे। तो उसके लिए यहाँ पे देखो 4 कंडीशंस है। वी कैन से दैट इज फिक्स्ड कब हम लोग को कंसिडर करना है, या फिर हिंज कब कंसिडर करना है। तो फर्स्ट केस देखो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ फार एंड इज फिक्स्ड, फार एंड
फिक्स्ड। इट इज अ नॉर्मल कंडीशन, डायरेक्टली हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर फार एंड के ऊपर डायरेक्टली तुम लोग का फिक्स तुम लोगों को सपोर्ट दिख रहा है तो वो हम लोग फिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, तो बी इन तुम लोगों का फार एंड है, दैट इज फिक्स्ड। हिंज की बात करता हूं तो हिंज भी तुम लोगों को डायरेक्टली क्लियरली दिख जाएगा। सेकेंड वन दैट इज फार एंड हिंज। तो हिंज के लिए देखो दो ऑप्शन है, दैट इज अगर रोलर दिख गया या फिर हिंज दिख गया, दोनों सेम ही है, बिकॉज यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का हम लोग कुछ कंसिडरेशन नहीं कर रहे हैं। तो अगर फार एंड अगर फिर हिंज हो गया या फिर रोलर हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फार एंड हिंज ओनली। थर्ड वन फार एंड पार्शियली फिक्स्ड। अभी देखो पार्शियली फिक्स मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखो जब मैं बीम बनाऊंगा, लेट अस कंसीडर यहाँ पे एक बीम है, हम लोग सिर्फ रीड कर रहे हैं ए बी मेंबर ओनली। जब मैं सिर्फ ए बी मेंबर की बात कर रहा हूं, तो जब बी के आगे अगर कोई सपोर्ट है, यहाँ पे देखो सी सपोर्ट यहाँ पे है, तो ए बी के लिए बी एंड जो रहेगा फॉर मेंबर ए बी, बी एंड तुम लोग का पार्शियली फिक्स रहेगा। क्यों? बिकॉज अगर इसके ऊपर मैं कुछ लोड अप्लाई करता हूं तो वो बीसी के ऊपर भी ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए ये पॉइंट ध्यान में रखो। अगर तुम लोग के मेंबर के आगे कुछ सपोर्ट है आगे, तो एट दैट टाइम तुम लोग का जो मेंबर का जॉइंट है इट इज पार्शियली फिक्स्ड। और एक कंडीशन आता है लास्ट, दैट इज नथिंग बट पार्शियली हिंज। पार्शियली हिंज मतलब क्या आएगा, जब मैं तुम लोगों को ये सेम कंडीशन है लेकिन सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट नहीं रहेगा। लेट अस कंसीडर अगर हिंज, हिंज पार्शियली हिंज कब कंसीडर करना है, एक और बार रिपीट करता हूं मैं। फिक्स और हिंज तो सिंपल है, फार एंड डायरेक्टली तुम लोगों को दिख जाएगा, देन इट्स ओके। जब मैं पार्शियली फिक्स की बात कर रहा हूं, तो पार्शियली फिक्स कब रहेगा, जब मेंबर तुम लोगों का कंटिन्यू हो रहा है सपोर्ट के भी आगे, और आगे वहां पे कुछ सपोर्ट दिया हुआ है, इट मे बी फिक्स, इट मे बी रोलर, इट मे बी हिंज। एट दैट टाइम मैं उस पॉइंट को पार्शियली फिक्स बोलूंगा। और सेकंड पार्शियली हिंज मतलब वो मेंबर तुम लोगों का आगे कंटिन्यू हो रहा है लेकिन आगे कुछ सपोर्ट नहीं है, इट इज फ्री एंड। एट दैट टाइम बी पॉइंट जो रहेगा तुम लोग का, इट इज पार्शियली हिंज। आर यू गेटिंग? मैसेज में लिखो अगर समझ रहा है तो। ओके तो देखो जब मैं फिक्स या फिर पार्शियली फिक्स बोलूंगा तो तुम लोग का वैल्यू जो रहेगा दैट इज 4EI डिवाइडेड बाय L रहेगा। और अगर मैं हिंज बोलता हूं या फिर पार्शियली हिंज बोलता हूं, हिंज और पार्शियली हिंज के लिए तुम लोग का स्टिफनेस का वैल्यू रहेगा 3EI डिवाइडेड बाय L। डिपेंडिंग देखो बुक में, हर एक बुक में अलग अलग दिया हुआ है स्टिफनेस। समटाइम्स दे यूज द रिलेटिव स्टिफनेस, तो स्टिफनेस भी लिया तो भी चलेगा, रिलेटिव स्टिफनेस लिया तो भी चलेगा। अभी स्टिफनेस से रिलेटिव स्टिफनेस निकालने से अच्छा है, इसलिए मैं डायरेक्टली बेसिक से ही जा रहा हूं। तो उसके बाद जो स्टेप्स आता है दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ के। तो एक पर्टिकुलर जॉइंट के लिए कितने मेंबर्स है उन सबका समेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ के। तो यहाँ पे बी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे दो ही मेंबर्स कनेक्ट हो रहा है, तो ये दोनों का हम लोग यहाँ पे समेशन करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ के। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दोनों का अलग अलग आएगा, दैट इज यहाँ पे K1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ के आएगा, whereas यहाँ पे K2 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ के आएगा। ओके, दिस इज नथिंग बट योर स्टेप नंबर 2 जो हम लोग सिंपल कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। देन लास्ट स्टेप आती है, दैट इज नथिंग बट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, स्टेप्स इतने नहीं है, 3 ही स्टेप्स है इसमें।
लेकिन सिर्फ टोटल टेबुलर फॉर्म में ही है, दैट इज वी कैन से इट इज एमडीएम टेबल। एमडीएम टेबल में देखो यहाँ पे भी टेबल ही बनाना है टोटल, तो टेबल देखो हम लोग कैसे बनाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स ये तुम लोग का टेबल बड़ा होने वाला है। सो लेट अस राइट फॉर द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो अभी हम लोगों ने देखा है। पहला जो रहेगा रिटर्न सेम ज्वाइंट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट, तो ज्वाइंट यहाँ पे कितने वो सब हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज ए, उसके बाद बी था और देन सी। व्हाट है तीनों को रिटर्न में यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूं। ज्वाइंट के बाद सेकंड जो रो आता है दैट इज नथिंग बट मेंबर्स, जो ज्वाइंट को कनेक्ट हो रहा है। ए को मेंबर कनेक्ट हो रहा है ए बी, बी को कनेक्ट हो रहा है देखो बी ए और बी सी। ये लिखने का तरीका देखो, जब मैं ए के साइड में लिखता हूं तो यहाँ पे बी ए लिख रहा हूं बिकॉज ए बी बी ए ये दोनों साथ में ही आने चाहिए। बीसी के यहाँ पे देखो यहाँ पे बीसी लिखा हुआ है, सेकंड यहाँ पे आएगा सी पॉइंट के ऊपर एक ही मेंबर दैट इज सीबी, तो बीसी और सीबी साथ में आने चाहिए बिकॉज यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला हूँ। तो फॉर दिस सिंप्लीफिकेशन ये दो मेंबर्स जो अपोजिट वाले हैं वो सेम टू सेम जगह पे ही आने चाहिए। आफ्टर दैट देखो रिटर्न, इसको भी मैं यहाँ पे अलग कर लेता हूं। ओके, आफ्टर मेंबर्स देयर विल बी थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट किया होगा। ए के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कुछ नहीं आएगा, सी के लिए भी नहीं आएगा बिकॉज जहां पे मोर देन वन मेंबर्स रहेंगे वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आने वाला है। लेट अस कंसीडर यहाँ पे कुछ तो वैल्यू आएगी, तो मैं यहाँ पे 0.5 कंसीडर कर लेता हूँ, वॉट एवर वैल्यूज जो यहाँ पे आएगी वो। अदरवाइज मैं वैल्यू यहाँ पे लिख नहीं रहा, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे D1 D2 लिखता हूँ मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। थर्ड जो उसके बाद जो आएगा दैट इज नथिंग बट फिक्स्ड एंड मोमेंट। वॉट एवर लोडिंग जो तुम लोगों को दिया रहेगा, इट में बी सेटलमेंट और इट में बी एक्सटर्नल लोडिंग, तो उसके वजह से जो तुम लोग का फिक्स्ड एंड मोमेंट आएगा दैट इज एफईएम, तो हम लोग वो एफईएम यहाँ पे लिख देंगे जो कुछ भी रहेगा वो। ओके, तो यहां तक तुम लोग का जो कॉलम है वो सेम रहेगा हर एक प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज बैलेंसिंग मोमेंट। अभी देखो यहाँ पे बैलेंसिंग मतलब क्या रहेगा, जब मैं बी के ऊपर जाऊंगा तो बी के ऊपर देखो M2 और M3 ये दोनों का समेशन 0 आना चाहिए इफ यू कंसीडर द पॉइंट बी, बिकॉज जॉइंट बी के ऊपर BA और BC दोनों मेंबर्स कनेक्ट हो रहा है, तो ये दोनों मोमेंट का जो समेशन है इट शुड बी इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ मोमेंट यहाँ पे बच रही है, लेट अस कंसीडर M2 माइनस M3, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है, तो वो क्या रहेगा, उतना उसका अनबैलेंस मोमेंट रहेगा दैट इज M। तो वो अनबैलेंस मोमेंट जो रहेगा उसको अपने को 0 करना है। ये जो अनबैलेंस मोमेंट है उसको 0 करने के लिए हम लोग यहाँ पे -M मोमेंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विच इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग मोमेंट। अंडरस्टैंड करो, जब हम लोग किसी भी जॉइंट के ऊपर समेशन ऑफ मोमेंट लेते हैं तो दैट समेशन शुड बी इक्वल्स टू 0। तो M2 माइनस M3 0 आना चाहिए, बट इफ इट डजंट हैपन, क्यों, बिकॉज यहाँ पे फिक्स्ड एंड मोमेंट अलग अलग है, तो इसलिए ये कभी पॉसिबल नहीं होगा डायरेक्टली। तो इसलिए ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा इट इज नथिंग बट M2 माइनस M3, इट इज अनबैलेंस मोमेंट, यानी कि जो M का जो वैल्यू रहेगा कुछ तो वैल्यू वहां पे एक्स्ट्रा आएगा, तो उसको 0 करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये M1 हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे उसका साइन चेंज करके तभी जाके यहाँ पे ऐड होगा, तब ये 0 हो जाएगा, दैट इज -M1 माइनस M2 वट एवर, ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने -M को। जब भी मैं बैलेंसिंग करूंगा तो बैलेंसिंग करते समय उसका कैरी ओवर फैक्टर चला जाएगा। क्यों कैरी ओवर फैक्टर, बिकॉज ये मैं खुद से अप्लाई कर रहा हूं कुछ बैलेंसिंग मोमेंट,
तो उसका कैरियर फैक्टर चला जाएगा फार एंड के ऊपर इफ फार एंड इज फिक्स्ड, वो आ जाएगा -m1 डिवाइडेड बाय 2। कैरियर फैक्टर हम लोगों ने देखा था इफ द फार एंड इज फिक्स तो कैरियर हाफ चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे -1 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो उसका हाफ चला जाएगा फार एंड के ऊपर -m डिवाइडेड बाय 2। और अगर सेम इसके भी फार एंड के ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर फार एंड अगर जीरो है, सॉरी फार एंड अगर फिक्स्ड है तो इसका तुम लोगों का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो कैरियर हो जाएगा। फार एंड अगर फिक्स्ड है तो ही वैल्यू कैरियर होने वाली है, अदरवाइज इट विल बी जीरो। उसके बाद तुम लोग का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी योर समेशन, दैट इज टोटल मोमेंट। ये जो टोटल मोमेंट जो आ रही है वो जब तक बैलेंस नहीं होती, बैलेंसिंग कैसे समझेगा, ये तुम लोग का बीए और बीसी का वैल्यू सेम आना चाहिए। जब तक ये बीए और बीसी सेम नहीं आता है हम लोग ये बैलेंसिंग कैरियर ये साइकिल रन करते ही जाएंगे अप टू द एंड तक। जब तक ये कांस्टेंट नहीं आएगा तब तक हम लोग ये साइकिल रन करेंगे, दैट इज बैलेंसिंग मोमेंट कैरियर रिटर्न बैलेंसिंग कैरियर। तो एक्चुअल प्रॉब्लम में हम लोग जब देखेंगे तब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, टोटल अभी समझना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। ओके, सिंपल ध्यान में रखो, 1 बाय 1 ये स्टेप देखो। अभी ये सब अननोन वैल्यूज है इसलिए तुम लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब हम लोग एक्चुअल प्रॉब्लम में जाएंगे तो तुम लोगों को ये मेथड समझ में आ जाएगा। व्हाटएवर ये जो रिपीटेशन मैं करूंगा वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है। तो टेबल सिर्फ ध्यान में रखो, टेबुलर फॉर्म में हम लोग क्या क्या लिख रहे हैं, एटलीस्ट ऊपर का तो ध्यान में रखो। देन बाद में हम लोग एग्जाम्पल में देख लेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। ओके, इधर तक हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसका एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। आज आई थिंक तुम लोग का सबमिशन डेट असाइनमेंट का क्या था, 1 था या 2 था, आई थिंक 2 तारीख था। तो वो सबमिशन प्रॉपरली कर लो।